विकास, चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दैट इज AK कब से कब तक? 1296 से लेकर 1316, एग्जैक्ट 20 साल याद रखिए बस, ठीक है? 20 साल याद रखिए, 20 साल ही रहा है तो 96 और 16 एकदम एग्जैक्टली 20 साल रहा है, ठीक है? अब इसके द्वारा हमने सब कुछ देख लिया, युद्ध देख लिया, सैन्य अभियान देख लिया हमने कि दक्षिण भारत में ये मदुराई, द्वार समुद्र। अब अलाउद्दीन खिलजी का हमें सिर्फ और सिर्फ कार्य देखने, सुधार कार्य। सबसे पहले ये सैन्य सुधार करता है, कुछ मुख्य सुधार है वो हेडिंग देखिए, सैन्य सुधार पहला। दूसरा क्या करता है? ये बाजार में सुधार करता है अपने, ठीक है? बहुत सारे बाजार में सुधार लाता है। और तीसरा ये करता है, ये अपने भू राजस्व में सुधार लाता है, भू राजस्व में सुधार लाता है। और चौथा आखिरी ये क्या करता है? कुछ निर्माण कार्य भी करवाते हैं, कुछ छोटे मोटे चीजें भी ये बनवाते हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप देख लीजिए कभी कभार पूछ लेता है। ये 4 कार्य या सुधार हम देखेंगे, सैन्य सुधार कार्य, बाजार का सुधार, भू राजस्व, निर्माण कार्य, ठीक है? इसके 4 मुख्य खान। तो पहले कौन सा रहा है? उलुग खान। उलुग खान को हमने कहां पढ़ा था? रणथंभौर के युद्ध में, राइट? और वहां ये मारा भी जाता है। तो आप ये मुझे कहां मारा था, क्या बस याद रख गया? उलुग खान एक था। तो अगर पूछता है सेनापति किसके समय काल में रहे हैं, तो उलुग खान। दूसरा नुसरत खान, नुसरत खान ये गुजरात वाले युद्ध में था। उलुग खान नुसरत खान लेके गए थे, और ये दोनों गए थे गुजरात, और गुजरात से किसको खरीद के लाए थे? मलिक काफूर को। कितने में खरीद के लाए थे मलिक काफूर को? 1000 दिनार में। इसीलिए उसका नाम पड़ गया था 1000 दिनारी, ठीक है? इसलिए उसका नाम पड़ गया था 1000 दिनार में खरीद के लाए थे उसको गुजरात की बाजार से। जब ये लोग गुजरात गए थे, गए किस रास्ते से? गए थे मेवाड़ से और आए थे उधर से जालौर से। फिर युद्ध हो गया था, याद है सारी कहानी? चलिए ठीक है। और कौन है? अलखान है। ये इनके मुख्य सेनापति है या मुख्य खां है। ये अलाउद्दीन खिलजी समय के ये मुख्य 4 सेनापति थे, और एक मलिक काफूर। जिस मलिक काफूर को कौन खरीद के लाया था? उलग खां और नुसरत खां ही मलिक काफूर को गुजरात की बाजार से खरीद के लाए थे। मलिक काफूर कहां से लेके आए थे इसको? गुजरात से, ठीक है? अगर पूछा कितने में, तो 1000 दिनार में। और इसी वजह से मलिक काफूर का क्या नाम पड़ा है? 1000 दिनारी। इतनी बात क्लियर है? चलिए, और एक लास्ट इनका है जफर खान। जफर खान, ये 4 मुख्य इनके खां हैं, उलुग खान, नुसरत खान, अल खान, जफर खान। एवं उलुग खान, नुसरत खान द्वारा ही मलिक काफूर को गुजरात की बाजार से 1000 दिनार में खरीदा गया था। ये गुलाम था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया था 1000 दिनारी। इसको सैन्य अभियान, सैन्य प्रशिक्षण किसने दिया था? आर्मी ट्रेनिंग खुद अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर है? और यही मलिक काफूर है जो पूरे दक्षिण भारत के सैन्य अभियान का सेनापति रहा है। पूरा दक्षिण भारत जीतने के लिए किसको भेजा गया था? मलिक काफूर को भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है? तो ये 4 खां थे। अब इस 4 खां के बाद हम पहला स्टार्ट करते हैं कि इसके द्वारा क्या सैन्य कार्य या सैनिक कार्य करवाए गए थे। हम पहले याद रखो, बैकग्राउंड याद रखो। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी नहीं आए तो तब सेनाएं कहां होती थी? थोड़ी बहुत अंगरक्षक या मुख्य सेना की टुकड़ी रही तो रही, वरना पूरी सेना शासक या दिल्ली सल्तनत का जो शासक होता था वो अपनी पूरी सेना कहां से इकट्ठा करता था, कहां से बुलाता था? इक्तेदार द्वारा ना। इक्तेदार अपनी अपनी आर्मी मेंटेन करते थे, तभी तो चहलगामी इतनी ताकतवर हो गई। प्लीज करें, चहलगामी इतनी ताकतवर सशक्त क्यों हुई? क्योंकि चहलगामी ही इक्तेदार या गवर्नर थे जो अपनी अपनी आर्मी रखते थे, और जरूरत पड़ने पे या किसी युद्ध के समय में ये अपनी आर्मी के साथ अपने शासक का साथ देते थे। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले सैन्य सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने यही किया। अलाउद्दीन खिलजी सबसे वाकिफ था, और कल को उसको विश्व विजय करना है, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिए कि उसको विश्व विजय करना है। विश्व विजय करने के लिए वो अपने इक्तेदारों या गवर्नरों पे पूरी तरह से निर्भर रहेगा, तो कभी विश्व का विजय नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो उसने सबसे पहला सैन्य सुधार क्या किया? चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सैन्य सुधार, ठीक है? सैन्य सुधार में उसने क्या किया? उसने सबसे पहले क्या किया? एक निश्चित सेना का निर्माण किया, यानी कि एक स्थायी सेना रहे। स्थायी सेना मतलब स्टैंडिंग आर्मी। जैसे अभी हमारे पास भारत में क्या है? स्टैंडिंग आर्मी है। ऐसा तो नहीं है ना कि युद्ध के वक्त हम लोग कुछ लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, चलो लड़ाई करनी है तो यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इससे पहले क्या था? इक्ता या गवर्नरों के पास अपनी अपनी आर्मी रहती थी, और शासक के पास कुछ 100, 500, 1000, 10,000 छोटी एक सेना की टुकड़ी रहती थी। एक पूरी स्टैंडिंग आर्मी, एक निश्चित या स्थायी विभाग नहीं होता सेना का, ठीक है? पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? एक निश्चित सेना का निर्माण किया, ठीक है? ये सेना सीधा किसकी सेना है? ये किसी इक्तेदार या गवर्नर की सेना नहीं है, ये सीधा निश्चित सेना अलाउद्दीन खिलजी की है।
उसके बाद इनकी उसने क्या किया, इन सैनिकों की या इस सेना का प्रशिक्षण करवाया था। इससे पहले कोई सेना का प्रशिक्षण नहीं था, ठीक है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, पर इसने अपनी सेना का प्रशिक्षण करवाया, ट्रेनिंग करवाई, ठीक है। तो इसने पहले तो एक फिक्स आर्मी बनाई, निश्चित सेना, स्थायी सेना बनाई, उसके बाद सेना का प्रशिक्षण करवाया और तत्पश्चात इसने एक चीज किया, नगद भुगतान, ठीक है, फिक्स्ड सैलरी या इन कैश सैलरी पेमेंट करवाया। यानी कि आपके जो सैनिक थे इससे पहले कुछ लूटपाट में युद्ध हुआ तो लूटपाट में जो पागे जीना खाना हो ही रहा है, खा पा रहे हैं, अपना कुछ मजदूरी याद दे दिया, जमीन वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं उसने किया। उसने क्या किया, एक फिक्स्ड आर्मी रखी, फिक्स्ड आर्मी की एक ट्रेनिंग करवाई और फिर इन सभी ट्रेन पर्सनल्स को वो रेगुलर बेस पे सैलरी देने लगा, ठीक है, मंथली। उसके बाद उसने क्या किया, अब इतना खर्चा कर रहा है और कोई आके बेवकूफ बना के 1.5 लाख में, तब कि सर हम भी सैनिक थे, उस वाले युद्ध में आपके साथ लड़े थे सर, चोट लग गया, आप कैसे लड़ेंगे, हमारा सैलरी पेंशन कुछ दीजिए, अटका हुआ है। तब इसीलिए उसने सैनिकों का क्या करवाया, हुलिया, आईडी कार्ड समझो, ठीक है। तो इसलिए सेना का या सैनिकों का हुलिया करवाया, हुलिया। अब ये हुलिया क्या है, तो कहते नहीं क्या हुलिया बना रखे हो, सेम वही हुलिया, यानी कि सेना है तो कदकाठी की 8 फुट का, बड़ी आंखें, तिल या कटे का निशान। अब आप जानते हो कि सेना में, तब की सेना में जैसे अभी है, अभी हमारे पास सेना कैसी है आप जानते हो ना, हमारी आर्मी अभी भी 2 हिस्सों में बटी है, एक होती है आर्टिलरी, एक होती है इन्फेंट्री होती है। तो तब भी 2 था, एक पगयात वाले यानी जो पैदल चल के युद्ध करते थे सीधा, और एक होते थे कैवलरी वाले घोड़े से। तो यानी कि अब सेना को घोड़े की भी जरूरत पड़ती है, ठीक। और क्या था, अगर सेनापति या किसी सैनिक को घोड़ा दिया गया तो सैनिक को उतना एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती थी कि आपकी सैलरी मान लो 5,000 या 10,000 रख लो, आप कैवलरी वाले सैनिक हो, आपके पास घोड़ा भी है तो 5,000 10,000 और रखो, अपने घोड़े को भी खिला के मजबूत रखो, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं मेरे सैनिक हो, मेरा घोड़ा भी, आपका घोड़ा भी तो मेरा सैनिक है। अगर वो नहीं तेज दौड़ेगा, वो स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप ऐसे वहीं रह जाओगे। तो इसलिए अगर कैवलरी है, घोड़े हैं, तो घोड़े की भी सैलरी एक्स्ट्रा देता था, ठीक है। तो जब घोड़े की भी सैलरी एक्स्ट्रा देख रहा है तो ये क्या करेगा, घोड़ों का भी हुलिया या कुछ रखेगा ना पहचान। तो घोड़ों कैसे पहचान रखे, सब लगभग सारे घोड़े जैसे दिखेंगे, राइट। इसीलिए क्या किया, घोड़ों के लिए इसने दाग प्रथा चलाई। बात समझ आ रही है सब। तो इसने क्या किया, 5वां दाग प्रथा। तो इसने सभी प्रकार के भ्रष्टाचार या कुरीतियां अपनी आर्मी से 0 कर दिया, ठीक है, समझ आ गया। इसने दाग प्रथा चलाई। दाग प्रथा माने क्या, घोड़ों को, घोड़े के लिए, इतना याद है, घोड़ों के लिए, ठीक है। ये दाग प्रथा घोड़ों के लिए, ये जो हुलिया सिस्टम चला था ये सैनिकों के लिए था, ठीक है। दाग प्रथा में क्या था, घोड़े पे एक सील या मोहर, बैच नंबर जाए, समझो से हमने एक के बनाया, मान लो एक, जैसे आप ईंटें देखते हो ना, अगर आप समझना चाहो तो ईंटों में क्या है लिखा रहता है, MS HM, पता लगता है कि हाँ भाई ये ईंटा किस जगह पे किसका है। उस तरह सभी घोड़ों पे बैच, ठीक है, जला के एक मोहर या स्टैम्प मार दिया, इस सभी घोड़ों मान लो AK मार दिया हो, ठीक है, क्लियर है बात। इतने उसने सैन्य सुधार कार्य किया है, राइट। उसने एक चीज और चलाया, खमस्कर। इस खमस्कर का क्या मतलब है, जब पहले, इससे अलाउद्दीन खिलजी से पहले की बात पहले करेंगे, समझने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जब कहीं भी युद्ध होता था, मान लीजिए युद्ध हुआ A वर्सेस B, ठीक है, जिसमें A जीते और B हार गया, तो A के सेना द्वारा B में लूट किया जाता, ठीक है, उनके राजमहल में, उनके राज में लूटा जाता, सोना हीरा चांदी घोड़े, जो भी उपयोगी चीज मिल गया वो लूट लिया जाता था। और लूट का हिस्सा कैसे होता था, लूट का हिस्सा ये सेना 80:20 करती थी, मतलब 80% सेना आपस में बांट लेती थी और 20% किसको देती थी, शासक को, ठीक है, शासक को देती थी, जो भी शासक रहा हो। ये अलाउद्दीन खिलजी से पहले का समय है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, खमस्कर में भी सुधार लाया, खमस्कर में भी सुधार कर दिया। क्या सुधार कर दिया, इस रेशियो को पलट दिया। जब मैं हर महीने आपको फिक्स सैलरी दे रहा हूं तो एक्स्ट्रा लूट क्यों दूं आपको, बात समझे ना। इससे पहले सैलरी नहीं थी फिक्स, तो ये 80% लूट के चलाए, 4 महीना काम, फिर अटैक करें, फिर लूट के काम चलाएं, कुछ खाए पिए, कुछ दाएं बाएं झटक ले, काम चलता रहूंगा। लेकिन जब आपको हर महीने मैं फिक्स सैलरी दे रहा हूं तो इस पे आपको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक। ये आपके लिए समझो आपने युद्ध किया, स्टैंडिंग आर्मी हो, खाली खड़े रहने, सेकंड में क्या है, खाली खड़े हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, हमेशा पहने तैयार हो युद्ध के लिए, और इसी बात का आपको महीने की सैलरी दी जा रही थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, राइट। और जब कभी आप अटैक कर रहे हो, अपनी जान रिस्क दे रहे हो, तब आपको क्या मिलना चाहिए, कुछ बोनस या इंसेंटिव मिलना चाहिए ना, तो 20% ले लो, ठीक। इसीलिए इसने खमस्कर का सुधार किया। सुधार क्या किया, इसने रेशियो पलट दिया। अब क्या हो गया, अब भी 80:20 ही रखा, लेकिन अब 80 मिला दिया शासक को,
कि 80% शासक के पास रहेगा, हर महीने सैलरी देता हूं मैं आपको, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, युद्ध किया है 20% सेना आपस में बांट ले जाओ, पार्टी कर लो, ठीक है, पार्टी कर लो, आपने युद्ध किया है, जीते हो, जो लूट का हिस्सा पाए 80% पहले डिपॉजिट कर दो शासक के पास, 20% आप अपना एंजॉय कर लो, रख लो, बोनस कर लो, पार्टी कर लो। क्लियर है बात? तो खमस कर में सुधार किया। 80-20 सेना शासक था, अब 80-20 क्या कर दिया, शासक सेना कर दिया। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना आर्मी को पूरा कंट्रोल कर दिया। अब आ जाइए अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार पे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार सुधार कार्य किए हैं, उस कार्यों की जानकारी हमें कुछ स्रोतों से, कुछ किताबों से मिलती है, जो कि किसने लिखा था, उस समय के यात्री। आपको पता है गुप्त मौर्य, क्विन सियांग, आपने नाम सुना होगा ना, मार्को पोलो, हुआंग सिंह, ये सब लोग क्या थे, ये सब लोग आज से नहीं, पहले से, आज इस समय से, जैसे आज मानव में ये विचार है चलो घूम के आते हैं, दुनिया देखते हैं, हम दुनिया के बारे में जानेंगे, लिखेंगे और बताएंगे, उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत में आने वाले 3 यात्री थे। उन तीनों ने अपनी अपनी किताबों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए बाजार सुधार कार्य के उल्लेख किया है, जहां से हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बाजार सुधार कार्य किए थे। तो वो 3 इंसान किताबों के नाम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, और इन तीनों ही किताबों में और तीनों ही लेखकों या यात्रियों द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार कार्य को लिखा गया, ठीक है। नंबर 1, जयालुद्दीन बर्नी तारीख-ए-फिरोजशाही लिखी गई। अमीर खुसरो द्वारा खजाइन-उल-फतूह लिखा गया और इब्न बतूता द्वारा रहेला लिखा गया। और तीनों ही किताबों में क्या मिला होता है हमें, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए बाजार सुधार कार्य मिलते हैं, ठीक है। चलिए, इसने सबसे पहला बाजार सुधार कार्य क्या किया, इसने सबसे पहले बदायूं द्वार, याद है ना, हाँ, इसने सबसे पहले सभी व्यापारियों को या सभी दुकानदारों को क्या कहा, इसने सभी व्यापारियों को कहां बैठा दिया, बदायूं द्वार पे। दैट मींस अब क्या होगा, सबसे पहला कार्य इसने क्या किया, इसने एक बाजार बनवाया। बाजार क्या होता है, हम सोचते हैं कि बाजार बनाए, बाजार क्या होगा, क्या होता है बाजार, बाजार बस वो एक स्थान होता है जहां पे उपभोक्ता और विक्रेता मिलते हैं और अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, बस वो एक जगह है। तो उसने ये जगह फिक्स कर दी, ये नहीं कभी आप रेडी लेके निकल गए, गली गली बेच रहे हैं, कभी जाके घर से ले आए, कभी घर दे आए, कभी वहां बेच रहे हैं, कभी यहां बेच रहे हैं, तो ये कुछ नियमित नहीं था। इसने हर चीज को नियमित करना शुरू कर दिया, इसने बाजार को भी नियमित कर दिया। तो बाजार की एक फिक्स जगह कर दी, कहां बैठा दी, सभी को बदायूं द्वार पे, ठीक है। अब सभी व्यापार या बाजार कहां रहेगी, बदायूं द्वार पे रहेगी। क्लियर है, अपने बाजार को 3 भागों में बांट दिया, यानी कि बदायूं द्वार पे बाजार लगेगी, एक उस तरफ, एक उस तरफ, एक इस तरफ। और क्या नाम दिया, अपने बाजार को इसने 3 भागों में बांटा, बाजार को 3 भागों में बांटा, में बांट दिया या बांटा। नंबर 1, इसने एक नाम दिया मंडी, ठीक है, पहला मंडी, दूसरा सराय-ए-आदल, सराय-ए-आदल, और तीसरी बाजार इसने लगवाई पशुओं के लिए, गुलामों के लिए। प्लीज दोबारा खोल दिए, पशु, गुलाम, दास या घोड़े जोड़ के लिए, उसी पशुओं में घोड़े भी आ जाएंगे, राइट, और गुलामों में दास, नौकर, सभी प्रकार के गुलाम आ जाएंगे। दिख गया, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, लिख लीजिए इतना। तो क्या किया इसने, बाजार को 3 भागों में बांट दिया, मंडी अलग हो गया, सराय-ए-आदल अलग हो गया, पशुओं और गुलामों की बाजार अलग हो गई। यानी कि अगर आपको पशु, जानवर, गुलाम, नौकर, दास लेने हैं, उस तरफ से जाइए, समझिए बात, ठीक है, खाली समझने में समझा रहा हूं। उसने एक तरफ कर दिया, आपस में मिक्स नहीं हुआ। तो किसी को अगर भाई पशु चाहिए, कोई गुलाम चाहिए, कोई दास चाहिए, तो आप उस तरफ वाली मार्केट में जाए, बदायूं द्वार पे ही 3 तरफ उसने बस बाजार बनवा दी। अगर आपको मंडी मतलब क्या है, कुछ राशन या कुछ खाद्य पदार्थ चाहिए, तो आप मंडी में चले, बचे हुए कुछ जो जनरल स्टोर आज के आप क्रॉकरीज हो ये सब लेते हो, वो आपको कहां मिल जाएगा, सराय-ए-आदल की तरफ। तो उसने अपनी बाजार को 3 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक। अब इसने बाजार तो लगा दिया, लेकिन इस बाजार में कौन आके बाजार करेगा, या सही रेट है या नहीं है, इसने मार्केट बनाई, मार्केट का स्थान डिसाइड किया, तो इसने प्राइस भी फिक्स की हर चीज की, ठीक है, इसने हर चीज की एक प्राइस फिक्स की। और इस पूरे बाजार को नियंत्रित करने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए ना, उस व्यक्ति का नाम रहा
सहना ए मंडी, ठीक है, ये बाजार का कोतवाल है। जैसे आजकल होता है ड्रग इंस्पेक्टर या मार्केट होते नहीं है, मार्केट इंस्पेक्टर होते हैं जो मार्केट देखते हैं, इसने वो काम किया, ठीक है। इसने क्या पोस्ट निकाली, सहना ए मंडी, ठीक है। नीचे लिखता हूं, तीसरा काम इसने क्या किया, सहना ए मंडी। ये क्या है, ये समझो इस मंडी यानी बाजार का क्या है, कोतवाल है, ये बाजार का कोतवाल है। अब ये कोतवाल क्या देखेगा, ये बाजार में खुलेआम घूम के क्या देखेगा कि भाई कोई मिलावट नहीं था। उसने और क्या किया, उसने सभी व्यापारियों का पंजीकरण शुरू करवाया। तो एक ऑफिस बनवाया, ऑफिस का नाम है दीवान ए रियासत। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत सब क्या है, एक प्रकार का दफ्तर है या ऑफिस है समझो, जहां पे क्या होगा, व्यापारियों का पंजीकरण होगा, व्यापारियों का पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप पहले रजिस्टर्ड व्यापारी बन जाइए, तब जाके बाजार द्वार पे बाजार पे बैठ सकते हैं, आप अपना सामान बेच सकते हैं। पहले आपको व्यापारी में पंजीकरण होना चाहिए। तो इससे क्या अलाउद्दीन खिलजी ने सब कुछ ऑन नोट करवाया। मंडी की मदद के लिए, जो कोतवाल का बाजार का कोतवाल है, उसकी मदद के लिए 2 गुप्तचर लगवाए गए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है, जिसका नाम दिया गया बटीर एवं मनिहान, ठीक है। पांचवा काम क्या हुआ, इसने बनाया बटीर एवं मनिहान, बटीर एवं मनिहान, मनिहान। अब ये दोनों कौन है, ये दोनों गुप्तचर है, ये दोनों गुप्तचर है बाजार के, ठीक है। और ये दोनों गुप्तचर बाजार की किसकी सहायता करेंगे, ये साहने मंडी की सहायता करेंगे। विभिन्न प्रकार की राय थी जो कि डर बनाती थी कि आपको ये सारे कानून मानने ही पड़ेंगे। क्लियर है बाजार का नियम। एक पद और आया, परवाना नाविस। ये क्या करता था, परवाना नाविस नहीं है, परवाना नाविस है, परवाना नाविस। परवाना नाविस वो वाला काम करता था जो रॉयल्स रॉय करता है, शायद जैसा आपने सुना है कि रॉयल्स रॉय गाड़ी खरीदने के लिए आपकी 3 पीढ़ी करोड़पति होनी चाहिए, राइट। हाँ, तो परवाना नाविस इंसान की हैसियत देख के कहता था कि सुनो, उस सारे बाजार में जाओ तो तुम्हारी औकात नहीं सारे बाजार में आने की। हाँ, ये परवाना नाविस, ये आने वाले ग्राहक की आदमी की हैसियत देख के, उसका वेशभूषा हुलिया देख के उसको बाजार में आए या चला जाए उसकी परमिशन देता था, ठीक है। आदमी की हैसियत देख के या उसका हुलिया देख के अंदाजा लगाता था, हैसियत या हुलिया देख के अंदाजा लगाता था परवाना नाविस, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा, पोस्ट कि साहने मंडी क्या है, एक पोस्ट है, क्या है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार में एक कोतवाल लगाया था, इसका नाम साहने मंडी। परवाना नाविस क्या है, ये भी बाजार का एक व्यक्ति है जो भी क्या करता था, ये आदमियों को हैसियत या हुलिया देकर बताता था कि आप बाजार में आओ या रहने दो, आपके बस की बात नहीं है, बाजार मुश्किल है, ठीक है। तीसरी बात, बटीर या मनिहान कौन थे, ये गुप्तचर थे जो बाजार में देखते थे कि बाजार सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, हर एंगल से। उसके बाद आपके एक पास है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत का क्या काम था, वो व्यापारियों का पंजीकरण, लाइसेंस देता था। इतना ही पूछेगा आपको, साहने मंडी, दीवाने रियासत, परवाना नाविस, ये सब नाम से याद रखना है। बटीर, मनिहान, बस ये सब याद रखना है। हुलिया, दाग प्रथा, ये इतने चीजें अगर याद रही और याद रही कि अलाउद्दीन खिलजी, तो काफी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और याद रखना चाहिए कि साहने मंडी, दीवाने रियासत या नावसी परवाना, बटीर, मनिहान किसके लिए है, बाजार के लिए है। दाग और हुलिया सेना के लिए है और दोनों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा है। बस काम करना। चलो अब आ जाते हैं भू राजस्व सुधार पे। भू राजस्व मतलब जमीन का, हाँ, भू माने भूमि, लैंड, राजस्व माने टैक्स, लैंड टैक्स, ठीक है। इसमें भी इसने सुधार किया। इक्तेदारी थी ना, ये तो इसने इक्ता चलाया था, अभी तक इक्ता किसी ने खत्म किया गया नहीं, अभी तक किसी ने खत्म नहीं किया, ये आया खत्म किया। चहलगामी और इक्तेदारी दो चीजें मिशन चलाई थी, जिसमें से चहलगामी को 40 सालों से खत्म किया गया था बलबन द्वारा। इक्तेदारी की सिस्टम अभी भी चल रही है, ठीक है, कि हर राज्य का इक्तेदार या गवर्नर है, वो पूरा टैक्स लेता है, टैक्स में से अपने लिए जितना खर्चा होता है या प्रॉफिट्स के साथ अपना परसेंटेज रख लेता है, बचा हुआ शेष भाग जो भी बच जाए, जैसा भी हिसाब बना ले उल्टा, वो भाग किसको देता था, शासक को या केंद्र में पहुंचाता था। इसने आते क्या किया, पहले तो इक्ता ही बंद कर दिया, इक्ता बंद कर दिया। इसका मतलब अब अपने, अगर मान लो अलाउद्दीन खिलजी ये समस्त भारत पे ऐसे कब्जा किया है, इतने क्षेत्र उसके पास है, तो इस क्षेत्रों को वो बांट नहीं रहा है,
कि 1 2 3 4 5 6 बांट नहीं रहा है कि यहाँ का इक्तेदार कोई, यहाँ का इक्तेदार ए का ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यानी कि ए की जमीन पे पूरा कर किसका अधिकार है, ए का, नहीं 2 पे बी का, ऐसा कुछ नहीं है, सब हटा दिया उसने, यानी कि ये डिवीजन हटा दिया। अब ये क्या है, समस्त भूमि किसकी है, अलाउद्दीन खिलजी को। तो समस्त भूमि अलाउद्दीन खिलजी को है, खिलजी की है। इस शब्द को कहा जाता है खालसा। उसने भूमि को क्या कह दिया, खालसा घोषित कर दिया। ठीक है, इतना बंद कर दिया और भूमि को क्या घोषित कर दिया, खालसा। खालसा उसने संपूर्ण या कह लो अधिकांश, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत आने वाले अधिकांश भूभाग को खालसा घोषित कर दिया। ठीक है, भूभाग को खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब शासक की जमीन, दिल्ली सल्तनत के शासक की भूमि। ठीक है, यानी समस्त भूमि किसकी है, शासक की, इक्तेदार की नहीं, इक्तेदार का सिस्टम खत्म ही कर दिया उसने। क्लियर। तो अब खालसा भी हो गई, इसका मतलब क्या है, अब इस पे जो मजदूर काम कर रहे हैं वो सीधा अपना टैक्स किसको देंगे, खालसा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को देंगे। अगला काम उसने क्या किया, उसने दोआब वाले क्षेत्र पे कर कितना परसेंट कर दिया, 50%। ठीक है, दोआब क्षेत्र मतलब दोआब क्षेत्र का कर 50% कर दिया। ठीक है, दोआब क्षेत्र मतलब 2 नदियों द्वारा सींचा गया क्षेत्र, जहां 2 नदियां बहती हैं। ठीक है, 2 नदियों द्वारा सींची गई भूमि को ही हम 2 नदियों द्वारा सींची गई भूमि को हम कहते हैं, भूमि को कहते हैं द्वाब। ये कौन सी 2 नदियां हैं, गंगा और जमुना। गंगा गोदावरी बहुत दूर है बाबू। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जमीनों की पैमाइश करना शुरू कर दिया। आजकल हम करते ना पैमाइश, खारिज दाखिल, ये सब उसी समझते हुए वर्ड है, आप देख लो। मतलब कहते हैं पैमाइश करवा ले, तो पैमाइश वाले समझते हो ना क्या होता है, पैमाइश नपवा देना बस, राइट। हाँ, तो इसने भी क्या किया, इसने भी अपनी जमीनें नपवाना शुरू कर दिया। पता, इसने भी क्या किया, पूरे अपने राज्य का डाटा करता चला गया। आर्मी का डाटा रख लिया, बाजार का पूरा डाटा रख लिया, भू राजस्व का डाटा कलेक्ट कर लिया, और इसीलिए इसका 20 साल का शासन काफी स्ट्रॉन्ग और काफी मजबूत रहा। इसने दीवाने मुस्तक राज, दीवान ए मुस्तक राज, ये कौन सी पदवी है, ये भी एक पोस्ट है, पदवी है। ये पदवी क्या करेगी, भू राजस्व का जो टैक्स बन रहा है उस टैक्स को वसूलना भी तो पड़ेगा। ठीक है, मुस्तक राज जो भी बन गया, वो व्यक्ति क्या करेगा, दीवानी मुस्तक राज बनने के बाद जहां भी भू राजस्व अटका हुआ है या बन गया है उसे आप वसूल के लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्माण कार्य, उसका बाजार सुधार, सैन्य सुधार पूछेगा, चाहे आप एमसीक्यू फॉर्म में ले लो और चाहे लॉन्ग आंसर में ले लो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए ये दुर्ग कोई महत्व रखते ही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैन्य के लिए काम किया है, सेना के लिए, या ऑफिसर रैंक का एग्जाम होता है आपका, काल खत्म होता है 1316 के बाद 1320 में आएंगे आपके गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का आखिरी कौन था खिलजी वंश का, खुसरो शाह। हाँ, बस ये अगर नाम याद है, खुसरो शाह। ज्यादा दिन चला नहीं, लास्ट के 4-6 महीने रहा था। उसके बाद इसको गयासुद्दीन मलिक यानी ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा मार दिया था और खुद गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक बन जाता है या तुगलक वंश की नींव डाल देता है। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है कहां से, मेन 1320 तुगलक डायनेस्टी से। क्लियर है बात, चल आइए गयासुद्दीन तुगलक पे। तेरह सौ 20 से लेके 1414 एडी तक आपका तुगलक वंश रहेगा, जिसके सर्वप्रथम शासक कौन रहेंगे, गयासुद्दीन। ये रहते हैं आपके संस्थापक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक क्या है, ये पुरानी तुर्क है, पूछता है कई बार।
ये आपके पुरानी तुर्क है, ये संस्थापक है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश चलेगा। 1320 से 1414 AD तक लगभग 100 साल या 94 साल इनका ही शासन चला। बाकी किसी का 20, किसी का 25 ऐसे चला है। गुलाम वंश ले लो, खिलजी वंश ले लो आप, वो लोग 1290 से 1316 तक चला है। ठीक है, सबसे लंबा 1320 से 1414 तक चला है काल किसका? तुगलक वंश का। जिसमें सबसे पहले कौन न्यू डालता है? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि कुरानी तुर्क रहता है, यही संस्थापक रहता है। और अगर एक पॉइंट देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक अगर पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन सी वंश या कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक या अवधि तक चला है, तो वो हमारा क्या है? तुगलक वंश। क्या है? इन्होंने कृषि कार्य के सुधार के लिए कार्य किया था। तो तब की कृषि मेनली किस पे निर्भर थी? सिंचाई। ठीक है, सिंचाई के लिए हमारे पास प्राकृतिक वर्षा का जल है, उसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया? नहरों का निर्माण किया। ठीक है, तो सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया है। इसी में कंफ्यूज करता है क्वेश्चन कि किसने नहरों का जाल बिछाया। इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया है, नहरों का जाल बिछाया है आने वाले टाइम में फिरोज शाह। अभी नाम लिया हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे खुसरो शाह। खुसरो शाह द्वारा क्या किया जाता है? एक सूफी संत रहते जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका दिया जाता है। ठीक, 5 लाख टंका। ये टंका किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। टंका और जीतल। ठीक है, टंका। अब यही 5 लाख टंका खुसरो शाह द्वारा निजामुद्दीन औलिया को जाता है। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया को दिए गए 5 लाख टंके को ये गयासुद्दीन तुगलक क्या चाहते हैं? वापस लेना चाहते हैं। इस वजह से निजामुद्दीन औलिया अनबन। ठीक है, किसी का 5 लाख रुपया आप वापस लोगे तो आपसे खुश तो रहेगा नहीं, अनबन बनेगी बनेगी। तो बस निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन की यही अनबन हो जाती है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की इसी बात पे यहां अनबन हो जाती है। अब इस अनबन से इनके पास क्या है? इनके पास 5 लाख टंका है, टका है। ठीक है, टंका टका आप कह सकते हैं। दिया किसने? दिया इनको खुसरो शाह ने, जो कि लास्ट शासक था किसका? खिलजी वंश का। ये खिलजी वंश का अंतिम या आखिरी शासक था। इसने क्या किया था? खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका दिया था। ये 5 लाख टंका वापस गयासुद्दीन तुगलक लेना चाहते थे। इस बात से कौन अनबन हो गई किसके बीच में? ये लेना चाहते थे, मिला नहीं। निजामुद्दीन औलिया के पास था, वो देना नहीं चाह रहा है। इस बात से दोनों में अनबन हुई। अनबन और इस गुस्से में निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा था गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली दूर है। ठीक है, ये पूछता है। तो किसने किया था? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, राजस्व में गिरावट लाई। ठीक है, राजस्व में गिरावट लाई। उन्होंने राजस्व में गिरावट लाई और अब राजस्व कितना होगा? भू राजस्व होगा आपका होगा 1/10। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी की उपाधि। इससे पहले एक उपाधि दी गई थी सुल्तान की, गजनी द्वारा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक लेते हैं गाजी की उपाधि। क्लियर इतनी बात? क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र होते हैं जोना खां। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र होते हैं जोना खां। जोना खां एक महल बनवाते हैं और महल बनवाते हैं लकड़ी का महल जब बनवा लेते हैं तो कहते हैं आइए पापा आपको महल दिखाएं। पापा को ले जाते हैं, महल टूटता है, पापा उसे लग जाते हैं और तत्पश्चात गयासुद्दीन तुगलक की हो जाती है मृत्यु। और फिर आते हैं शासन पे जोना खां, जिनको आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। क्लियर है बात? चलो देखिए, इसने लकड़ी का महल बनाया था। वो लकड़ी का महल जब गयासुद्दीन देखने गए किसी वजह से टूट गया और उसी टूटने से लकड़ी में दबने से उनकी मृत्यु हुई। क्लियर बात? और तत्पश्चात ये जोना खां आ जाते हैं आपके शासन, ये आ जाते हैं शासन में। ठीक है, ये जोना खां ही कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। गाड़ी डाल लेते हैं आप, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आप चाहो तो शॉर्ट में से जाने लो या लिख लो MBT। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक कब आते हैं? 1325 में। कब तक रहेंगे? 1351 AD तक।
1320 में गयासुद्दीन तुगलक आया, 1325 में उनकी मृत्यु होती है, तो पश्चात उनका बेटा जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक आता है, 1351 तक रहता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कही जाती है कि ये सबसे विद्वान शासक था, बहुत विद्वान शासक था, ठीक है। लेकिन इसको पता नहीं क्यों, एक सस्पेंस रखते हैं जो थोड़ी देर जानेंगे, पता नहीं क्यों उसको कहा जाता था विद्वान मूर्ख, ठीक है। नहीं, इसको विद्वान मूर्ख कहा गया, अनपढ़ कभी नहीं कहा गया, बहुत ही शिक्षित और पढ़ा लिखा है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जितने भी कार्य या प्रयोग या कह लीजिए एक्सपेरिमेंट किए गए अपने शासन सत्ता को सुधारने या सुचारू करने के लिए, वो किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों या कारणों की वजह से वो सभी विफल साबित हुए, असफल साबित हुए, जिस वजह से इसको कहा गया कि विद्वान मूर्ख, ठीक है। क्योंकि उसने दिमाग को लगाया, बेचारे ने ट्राई तो किया पर साबित क्या हुआ? असफल। असफल साबित होने कोई कहेगा कि वाह बहुत बढ़िया, आप लोग कहेंगे भाई मूर्ख था, बेवकूफी कर दी, ये करना ही नहीं चाहिए था, फिर लोग बहुत बुद्धि देते हैं। पर उसने अपने सामने आने वाले समस्याओं की वजह से या आने वाली सभी समस्याओं के लिए कई सारे प्रयास या एक्सपेरिमेंट्स किए, पर वो एक्सपेरिमेंट्स आने वाले समय में असफल साबित हुए, जिस वजह से इतिहासकार इसे विद्वान मूर्ख की उपाधि दी है, ठीक है। विद्वान ये बहुत था। चलो इतना क्लियर है। तो इसको किसका ज्ञान था? इसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था, खगोल शास्त्र आती थी, जैसे अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि, ठीक है। काफी ज्ञानी व्यक्ति था, ठीक है। आप देखें तो इसको ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, इस प्रकार से आदि कई शास्त्रों का ज्ञान था, इसको कई भाषाओं का ज्ञान। अब हम देखते हैं इन्होंने कार्य क्या किए, वो कार्य और उसकी असफलता जब देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि इनको मूर्ख उपाधि क्यों दी गई है। इतनी बात क्लियर है। काफी प्रयोग किए ना, तो इनको प्रयोग धर्मी शासक भी कहा गया, ठीक है। क्या था के तो सबसे पहला कार्य इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया वो अपनी टोकन करेंसी को चेंज किया, ठीक है। टोकन करेंसी चलाई। अभी तक क्या मुद्रा चलती थी? टंका, चांदी के सिक्के, ठीक है। टंका और जीतल सबसे फेमस थी टंका, जिससे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घरेलू सभी व्यापार चल रहे थे, सभी कार्य आपके चल रहे थे। इन्होंने क्या किया? इनके सामने परिस्थितियां ऐसी आई, तो देखा जाए इसकी किस्मत बड़ी खराब थी, ठीक है। तो क्या हुआ इनके शासनकाल में? चांदी के जो निर्यात आयात थे वो घटने लगे, चांदी इनके पास घटने लगा देश में, चांदी इतने अब आ नहीं रहे थे। अब चांदी आ नहीं रहे थे तो उतने सिक्के बनाए कहां से? जितने चांदी सिक्के उतने ही है, उसके आदमी पास जो पैसे आदमी जमा कर देता था। तब तो बैंक में नहीं था कि आप बैंक में, आप समझिए बात, तब बैंक नहीं था कि आप बैंक में इन्वेस्ट करें, बैंक के पास पैसा रहे, बैंक बाजार में पैसा फेंकते रहे। LIC नहीं था, शेयर मार्केट्स नहीं थे, ऐसा कुछ था नहीं। इंसान के पास अपनी कमाई थी और वही पुराने जमाने की फिल्म याद करो, डाकुआ वाला, तो आदमी खोद के गाड़ के लाल पेटी में, सफेद झोले में, व्हाइट येलो झोले में रख लेता था गाड़ के। तो जिसके पास जो कमाया, खर्च कितना छोड़ के बाकी ज्यादा लोग बचा के रखते थे, जमा करते। अब वो जमा क्या कर रहे हैं? अपने पास ही। तो मार्केट में कहीं कॉमन जगह पैसा आ नहीं रहा कि पैसा बटे बाजार में, इस वजह से। और बाहर से चांदी आना थोड़ा कम हो गया, उस वक्त चांदी की कमी हो गई थी। तो क्या हुआ? इसके सामने समस्या आ गई, चल रहा था टंका, चांदी के सिक्के, इसके पास ये दिक्कत आ गई। तो इसने क्या प्रयास किया अपने तुरंत दिमाग लगे कि धातु ही तो है, हम कोई और धातु का सिक्का चलाते हैं, मेरी सरकारी मान्यता ही तो है कि मैं उसे मानूंगा। तो इसने चांदी का क्या चलाया? तांबे का सिक्का चला दिया। लेकिन इसने क्या किया? उसकी वैल्यू क्या की? वैल्यू एकदम समान रखी, ठीक है। वैल्यू इसकी वैल्यू जो थी, या कह लीजिए आपकी कीमत समान रखी, ठीक है। यानी कि आप देखिए, एक टंका बराबर कितना जीतल था? 10। एक टंका बराबर 10 जीतल था। पर इसने क्या किया? एक चांदी का सिक्का बराबर एक तांबे का सिक्का, ठीक है। यहां इसने वैल्यू कर दी बराबर। तब लोगों ने किया क्या? चांदी उठा के रखने लगे, उनको पता था चांदी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चांदी रख लिए और उसके बदले तांबा देने लगे। और तांबा तब ऐसा धातु था कि तांबा आमतौर पे आपके तांबे के बर्तन घर पे ही मिल रहे हैं, तो आपके घर पे ही टक्सीला के लिए प्रिंटिंग प्रेस है, खटाखट काटा लोटा काटा बना दिया तांबे का सिक्का, ठीक है। तो क्या किया इसमें? गलती क्या हुई इससे? मोहम्मद बिन तुगलक ये कार्य करे, अपने करेंसी चेंज की, टोकन करेंसी चलाए, उससे पहले इसने कोई प्रीवियस तैयारियां कर ली, पहले कोई तैयारी नहीं है। और क्या हुआ? बाजार में कई असली सिक्के आ रहे हैं और कई नकली भी 10 रुपए वाले सिक्के आ रहे हैं। यहाँ लिखा है 10 वाला सब पक्का मानेंगे, नहीं ये नहीं लेंगे, यही काम से हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या?
व्यापारियों द्वारा, जो अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापारी थे, उनके द्वारा ये तांबे के सिक्के नहीं जाने लगे, उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तांबा आपके देश में चल जा रहा है आप से, लेकिन हम बाहर ले जा रहे हैं कहीं व्यापार करने, चीन में, मंगोल में, बाहर यूरोप तक जा रहे हैं व्यापार करने, इजिप्ट तक जा रहे हैं व्यापार करने, वहां लोग नहीं ले रहे तांबा, वहां चांदी सोने की कीमत है, ठीक है, इसलिए विदेशी व्यापारियों ने लेने से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो कहलाते हैं अधिकारी, ठीक है, अधिकारियों द्वारा भी इसका साथ नहीं दिया, अधिकारियों को भी समझ में नहीं आया चीज, आदमी को समझ में नहीं आता, अच्छा है तो आदमी खुद मन से साथ नहीं देगा, इसके कहने की वजह से, डर की वजह से वहां करके काम कर रहे थे, पर खुल के इसका सहयोग नहीं कर पाए, समर्थन नहीं कर पाए, साथ नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उनको भी ये समझ में नहीं आया, ठीक है। चल, तो इस वजह से क्या हुआ, एक तो विदेशी व्यापारियों ने नहीं मना कर दिया, उसके बाद क्या किया, लोगों ने खुद टैक्सीला बना लिया अपने अपने घर में, सिक्के बनाना शुरू कर दिए, और अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग ना मिल पाने की वजह से इसकी ये टोकन करेंसी की पॉलिसी विफल हो गई। पहली मूर्खता जिसके द्वारा की गई या हो गई। इसने किया अपनी राजधानी का स्थानांतरण। अब तक राजधानी कहां है? दिल्ली। तो पहला कार्य इन्होंने अगर देखा जाए तो क्या किया, इन्होंने पहला काम सिक्के या ये मुद्रा में बदलाव किया, ठीक है। मुद्रा में क्या बदलाव किया, चांदी की जगह अब क्या ला दिया इन्होंने, तांबा ला दिया। दूसरा बदलाव क्या किया इन्होंने, राजधानी का स्थानांतरण किया। राजधानी अब तक कहां है? दिल्ली। ये दिल्ली से कहां कर देंगे? दिल्ली। अब ये कहां कर दे रहे हैं? दौलताबाद। दौलताबाद कहां है? देवगिरी। देवगिरी कहां है? साउथ इंडिया में, राइट। याद है हमने देवगिरी पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी का साउथ इंडिया जब दक्षिण भारत का एक्सपेंशन या आक्रमण करने कौन गया था? मलिक काफूर। उसमें देवगिरी, मदुराई, समुद्र द्वार सब पढ़ा है ना, उसी देवगिरी को इन्होंने दौलताबाद नाम रखा। पहले बात तो ये कहां की? दिल्ली से, याद रखिए, इन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी कहां की? देवगिरी। और देवगिरी का नाम क्या रखा इन्होंने? दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद कर दिया। तो राजधानी स्थानांतरित किसने किया? दिल्ली से दौलताबाद। अब इसके भी दो प्रमुख कारण है, ए एंड बी। किसने ऐसा क्यों किया? जैसे चांदी से तांबा क्यों किया, वैसे इसका भी है। पहली बात, एक इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंगोल आक्रमण से खुद को सुरक्षित करने के लिए। बात इब्न बतूता हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी समय में, इब्न बतूता कहते हैं, इब्न बतूता कहता है कि ऐसा नहीं है, ये अपनी जनता को दंडित करने के लिए देवगिरी आया था। और ये भी गलत साबित हुआ। 4 महीने बाद ही वापस दिल्ली चला गया, ठीक है, कुछ दिनों में ही फिर वापस दिल्ली चला गया। ये भी इसकी असफलता रही। इस प्रकार से इसने अनेकों असफल काम किए हैं, जिस वजह से इसको नाम मिला है विद्वान मूर्ख के समय में मंगोल का शासक तरमासीन आया था। मंगोल का शासक तरमासीन आया था, जिसकी लड़ाई किससे हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक से। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चालाकी दिखाई, कैसे युद्ध लड़ा? पूरे दमखम के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने तरमासीन को पैसे दे दिए और वापस कर दिया, ठीक है। हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तरमासीन को धन देकर वापस लौटा दिया, वापस कर दिया, ठीक है। ये था युद्ध का परिणाम। क्लियर बात?